स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग अपना कंटिन्यूइंग सीरीज के बारे में बात करें, फिक्सिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्रेजुअली पार्ट 7। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी स्टोरेज पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो आज के टाइम में सोलर और विंड का प्रोडक्शन की कैपेसिटी में कोई दिक्कत नहीं है। कितना वो पावर हम लोग को खाना है, पूरा प्लेनेट का बात कर रहा हूँ, वो दे सकता है। और आज के टाइम में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, पिछले साल यानी कि 2022 में वो 10% क्रॉस कर गया था। यानी कि पूरे प्लेनेट का 10% से ज़्यादा एनर्जी रिन्यूएबल से आया था। तो बोलेंगे 10% कौन सी बड़ी बात है, मैं यहाँ कह रहा हूँ 100% हो जाएगा। बात समझिए कि 10% प्लेनेट का कवरेज इतना ज़्यादा है कि ये आज से 10 साल पहले आप किसी को बताते हैं, यानी कि रफली 2010 में बताते हैं कि 10% आपका एनर्जी आ रहा है, कोई नहीं मानता। कोई नहीं मानता, मतलब किसी के हिसाब में पछता ही नहीं। और 2005 में चले गए तब तो लोग हंसते ही बोलते भैया कौन क्या फूक रहे हो भाई। तो ये समझिए स्पीड ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत तेज है। यानी कि जिनका जन्म अभी हो रहा है वो आराम से 100% ट्रांजिशन देखने के लिए जिंदा रह जाएंगे। तो ये समझिए, हम लोग को ये समझिए कि एनर्जी प्रोडक्शन में कहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये देखिए जर्मनी का 2012 में था और ये 2020 में हो गया। आप देख सकते हैं कि सोलर कितना नीचे तक जा रहा है, कितना ज़्यादा इनको कोल अब कम खपाना पड़ रहा है। तो गाड़ी खुल गई है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप विंड फार्म का ग्राफ देखते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये अब बोलेंगे क्या है ये 1 साल का आउटपुट है। हर लाइन जो आप देख रहे हैं वो 1 महीने का है। तब किसी महीने में गड्ढा आ गया, किसी के में वो ज़्यादा ऊपर चला गया। जैसे मतलब बहुत हौच-पौच है। तो ये होता है, मतलब वो एनर्जी दे रहा है उसमें कोई डिस्कशन नहीं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी पीक पे जब चला जा रहा है तो लगभग ये 1 गीगावाट पे चला जा रहा है जिस फार्म का है। लेकिन जब नीचे जा रहा है तो ऑलमोस्ट ज़ीरो तक पहुँच जा रहा है। तो ये एक सीरियस समस्या है कि एनर्जी बहुत देता है, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है, लेकिन अपने मन से देता है, मूड के हिसाब से देता है। जैसे कि ये एक दूसरा एग्जांपल है जो आजकल सब लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत आयरॉनिक है कि ये हो गया। कैलिफोर्निया का ये पावर ग्रिड था, मतलब कि इतना उनका खपत होता था लगभग 20 गीगावाट के आसपास का। तो ये नॉर्मल है, पावर चल रहा था। तो 2015 तक में सोलर में लोग कूदे, इसीलिए बोला कितना तेज हुआ। देखिए 2015 में वो थोड़ा सा डिप आता था एनर्जी कंजप्शन पे, शाम को वो पीक आ जाता था और उसके बाद ये वापस नॉर्मल, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 2016 में थोड़ा सा डिप दिखने लगा कि अच्छा यहाँ डिप हो रहा है। इसी के टाइम डक कर्व के बारे में लोग बात करने लगे। फिर 2017 थोड़ा और नीचे आया, 2018 और नीचे, 19 और नीचे, 20 और नीचे, 21 ऑलमोस्ट जीरो पहुंचा रहा है। और 2022 पे छू रहा है, मतलब एक दो बार छू दिया जीरो को। और 2023 में नेगेटिव चला गया। नेगेटिव चलाने का क्या मतलब होता है? नेगेटिव का ये मतलब होता है कि जिस मतलब अराउंड समझिए 12 बजे से लेकर 3 बजे तक का टाइम में इतना कम मतलब सोलर इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था कि ग्रिड से कंजम्पशन खत्म। खत्म, ग्रिड कंज्यूम ही नहीं कर रहा था। उनको पावर कर्टेलमेंट करना था, यानी जितने सोलर फार्म है उसे बंद करना पड़ रहा है कि भैया ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि ये मतलब यूएस का ग्रिड उस तरह से बंधा हुआ नहीं है जैसे बाकी सारे देश का है। मतलब उनका मतलब स्टेट समझ लिया अपना ही ग्रिड चलाते हैं। तो ये बेच नहीं सकते थे, मतलब उस टाइम पे बेचना पड़ जाता है इनको। अगर ये जैसे इंडिया के केस में हो कोई स्टेट के साथ, तो उस टाइम में वो बेच देगा बिजली दूसरे स्टेट को जिसका कंजम्पशन हो। तो सोचिए 2015 यहाँ जीरो कर दिए, खत्म सर खत्म, रुक जाइए, खत्म 3 घंटे के लिए। अब बोला 3 ही घंटा, आप समझ रहे हो कि इतना बड़ा चंक आपका रिन्यूएबल आज दे रहा है। ये आज की बात हो रही है, 2023 की बात हो रही है। मैं 10 साल आगे की बात नहीं कर रहा हूँ, 15 साल पीछे का बात नहीं कर रहा हूँ। ये हो रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी है, चाहे वो विंड लीजिए चाहे सोलर लीजिए, एनर्जी है। लॉन्ग टर्म देखिए उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। बस प्रॉब्लम है कि जब हमें चाहिए तब नहीं देता है। हम लोग को चाहिए भैया शाम को दे दो यार, शाम में पीक आता है बहुत गंदा, 20 गीगावाट से ऊपर चला जाता है, उस टाइम तुम दे दो तो यार मजा आ जाए। लेकिन बोलता है नहीं हम तुमको दोपहर में देंगे। इस लाइक भाई क्या करेंगे, बंद करना पड़ता है, इतना ज़्यादा दे देते हो। तो ये एक सीरियस समस्या है, क्योंकि हमारा ग्रिड को जो चाहिए वो 24/7/365, यानी कि उसको महीना महीना के हिसाब से अप डाउन नहीं होना है, या दोपहर में किस टाइम में हो रहा है उसके हिसाब से अप डाउन नहीं होना। उसको चलना है तो मतलब चलना है 24/7। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम तो है, मतलब एनर्जी है लेकिन हमारे टाइम के हिसाब से नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है जिसे हम लोग कहते हैं बिग एस टैंक, यानी कोई बहुत बड़ा टंकी हो जिसमें एनर्जी स्टोर किया जा सके। तो प्रॉब्लम यही है। तो अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा। सोल्यूशन का सबसे पहले स्टार्ट होगा ओवर कैपेसिटी से, यानी कि जितना हम लोग को चाहिए, जितना गीगावाट आवर चाहिए उससे ज़्यादा का प्लांट बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा का। चाहे विंड में हो, विंड फार्म, मतलब मान लीजिए अगर हम लोग को 2 गीगावाट का कंटिन्यूस कैपेसिटी चाहिए, आराम से हो सकता है कि 8 गीगावाट तक का बना के रख दें, ताकि उसका जो डिप आता है, जो बोला ना किसी समय में बहुत डिप आता है, उस डिप में भी वो इतना एनर्जी दे के काम सब चीज़ चलता है। ओवर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और ये इतना होना चाहिए। ओवर प्रोडक्शन का टारगेट क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन का टारगेट होगा कि जो बेस लोड है, यानी कि ग्रिड में इतना कंजम्पशन बुरे से बुरे टाइम में भी होता है, वो 24/7 365 बना रहे। यानी कि ये जनरली विंड ही संभालेगा इसको।
ये हो जाना चाहिए। लेकिन अभी अगर ऐसा हम लोग टूट के करने लग जाते हैं कि भैया कर ही देना है, प्रॉब्लम हो गई बहुत ज़्यादा वेस्टेड जनरेशन हो। जैसे बताया कि कैलिफ़ोर्निया में बंद करना पड़ गया। ये विंड के साथ भी होता है कि विंड कई बार खूब पावर दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास, जैसे मैंने इसीलिए वीडियो में फ़ोकस किया था कि ग्रिड होना ज़रूरी है। ग्रिड नहीं है, जैसे जर्मनी के पास नहीं थी, उनका अपर वाले स्टेट्स बम-बम बिजली बना रहे हैं, बंद कर रहे हैं क्योंकि भैया वो नहीं हो रहा, नीचे वाला के भुखमरी आई हुई है, वो लिटरली दूसरे देश से खरीद रहे थे क्योंकि इंटरलिंक उनका उतना अच्छा नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए ग्रिड होना ज़रूरी है। तो अगर वैसा सिचुएशन हो जाता है कि आपका प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन होते जा रहा है और आप कहीं पचा नहीं पा रहे हैं, तो वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि जैसे सोलर फार्म है बहुत बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं सर, उसका बस आप बंद कर दो, इन्वर्टर बंद हो जाएगा। विंड फार्म में तो एटलीस्ट दिखता है कि विंड घूमने की जगह रुक जाता है, तो आपको दिख जाता है कि पावर कर्टेल किया जा रहा है। तो वही समझिए। और ये जैसे पुराने टाइम में ग्राफ दिखाया जाता है कि जो बेस लोड है, जो पावर प्लांट आपका बना के देगा, और जो डिप देख रहे हैं कि वो लो डिमांड टाइम है, और जो पीक चला जा रहा है उसी टाइम पीकर पावर प्लांट चालू कर दिया जाता है कि मतलब जो गैस जेट इंजन पे चलते हैं तुरंत चालू हो जाते हैं, तुरंत पावर देने लगते हैं, वो सब पीकर प्लांट्स को चलाया जाता है। अभी के टाइम में ऐसा हो गया कि हम लोग का ये सोलर जो है, सोलर ऑलमोस्ट दिन में बंद करा दे रहा है बाकी सारे प्लांट को कि बंद कर दो तुम। मतलब कोल तक को भी कि लो थ्रॉटल पे ले जाओ, एकदम लो पे चल जाओ। न्यूक्लियर ये सब में एकदम नहीं चलेगा क्योंकि न्यूक्लियर को मतलब न्यूक्लियर ही बेस लोड होता है। कार्बन ये मतलब कोल में थोड़ा रैंप अप रैंप डाउन होता है, कुछ घंटा लगता है, वो आप मैनेज कर सकते हो। गैस वाले प्लांट बहुत जल्दी अप डाउन हो जाते हैं। और हाइड्रो डैम में भी काफ़ी अच्छा खासा आपको थ्रॉटल मिलता है। न्यूक्लियर में एकदम थ्रॉटल नहीं मिलता, और सोलर और न्यूक्लियर दोनों की शादी नहीं हो सकती है क्योंकि न्यूक्लियर को दबाने लगेगा और न्यूक्लियर बोलेगा भाई हमें कूलेंट चलाना है कूलेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो ये अप डाउन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इसी को डक कर जो आप कह रहे हैं, ये हर जगह आ जा रहा है कि रिन्यूएबल जिस टाइम बन रहा है हम उस टाइम खा नहीं पा रहे हैं। तो ये मार्केट जो है ना, ये जो मार्केट इकोसिस्टम बन रहा है, यहाँ इसे हम लोग कहते हैं राइट मार्केट है। यानी कि अभी अगर आप सोल्यूशन लाते हैं इस मार्केट पे, लोग बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो, हमको सोल्यूशन दो। कोई भी बड़ा इनोवेशन दो ही चीज़ें होता है, साइंटिफिक होता है या तो इकोनॉमिकल होता है। साइंटिफिक होने का मतलब कि हमने ये बनाया, बल्ले बल्ले खुश रहो। इकोनॉमिकल का मतलब ये मौका था, मौका देख के आपने चौका मार दिया। अभी के टाइम में मौका देख के छक्का मारने का आ गया है कि ओवर प्रोडक्शन आ रहा है, तो ओवर प्रोडक्शन को वेस्ट की जगह पे, क्योंकि जिस टाइम भी बंद किया जाता है मतलब गवर्नमेंट है, आपका जो भी पावर यूटिलिटी है, वो आपको थोड़े पैसा देगी। जैसे मान लीजिए आप पावर प्लांट बना दिए, हम बेच रहे हैं, वो बोल रहा है सर कर्टेलमेंट करो, बंद कर दो, तो उस टाइम का आपको पैसा नहीं देगा। रहा बात आप रात को तो बिजली बनाओगे नहीं, तो आपका लिटरली नुकसान होने लग जाएगा। तो उस टाइम में अगर कोई आपसे बोलता है सर हम आपसे बिजली खरीदें लेकिन कम दाम में खरीदेंगे, आप बोलेंगे लो, क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं लेता है तो आप जीरो में चले जाएंगे। जीरो से 10 भी बहुत ऊपर होता है। तो मार्केट जो है ना, अभी मार्केट के जो फोर्सेस हैं, वो कह रहा है कि यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ पे सब ढप्पा मारो। ये अभी की बात कर रहे हैं, मार्केट फोर्सेस एकदम आ गया, इसीलिए आप लोग बैटरी बैंक हर जगह सुन रहे हैं। तो अब आते हैं स्मॉल स्केल पे। तो स्मॉल स्केल पे हम लोग का जो बैटरी केमिस्ट्री है, चाहे वो लिथियम आयन ही हो, चाहे कोई और भी केमिस्ट्री हो, वो सब का इंप्रूवमेंट काफ़ी हो गया। लिथियम आयन सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाया, और उसके कारण मतलब लिथियम के जो भाई बहन हैं वो सब भी काफ़ी डेवलपमेंट पा गए। जैसे लिथियम आयरन फॉस्फेट हो जाए, आपका एलपीओ सेल्स हो जाए, बहुत सारे और केमिस्ट्री हैं, वो सब का भी काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है। और जब तक आप बात कर रहे हैं मेगावाट आवर कैपेसिटी में, यानी कि जैसे आप लोग देखते हो ना कि पावर बैंक होना चाहिए 100 वाट आवर से नीचे का, तभी आप उसे प्लेन में ले जा सकते हैं। वैसे समझिए कि बड़े बैटरीज को, मतलब बड़े बम को नापने के लिए आप मेगावाट आवर में नापोगे, कितना मेगावाट आवर रख सकता है ये। तो जनरली 5, 6, 10, 20 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये स्तर तक, यानी कि मेगावाट आवर की टंकी आप आराम से ले सकते हैं। और ये वो कैपेसिटी मैंने बता रहा हूँ। पावर जो है, पावर थैंकफुली बैटरी में बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, कुछ भी कारण से आपको ऐसा करना पड़ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा पावर बहुत थोड़ी देर के लिए देना पड़ रहा है बार बार, बैटरी बोले भैया वही के लिए तो हम बने। मतलब ये ऑलमोस्ट कैपेसिटर के स्पीड पे काम कर सकता है। यानी कि एनर्जी लिया ग्रिड से, जब मतलब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था, जहाँ डिप आने लगा, ये धड़ाक से एनर्जी डाल के स्टेबलाइज कर देगा। बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली मेगावाट आवर पे कर सकता है। मैं क्लियर कर देता हूँ, मेगावाट आवर की बात कर रहे हैं, हम लोग को देश चलाने के लिए उससे ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मेगावाट आवर में ये बम है, काम कर रहा है। और लाइफ स्पैन जो है, कितना लंबा चलेगा वो भी ठीक ठाक है। परफेक्ट नहीं है, मैं क्लियर कर दिया। इसीलिए बोला स्केल बहुत बड़ा करने का नहीं, मतलब फिजिक्स नहीं रोक रहा है, आप बना सकते हो बहुत बड़ा, लेकिन बात होता है कि उतना बड़ा का उतना ज़्यादा खर्चा उठा के वो नुकसान करने लगेगा। अब हर चीज़ का राइट होता है एकदम। आप ट्रेन का काम ये ट्रक से नहीं कर सकते, लेकिन ट्रक का काम ट्रेन से नहीं कर सकते। तो ये परफेक्ट जोन है जहाँ मेगावाट आवर की आपको कैपेसिटी मिले, और आपको चाहिए भैया मुझे 100 मेगावाट का झटका देना पड़ रहा है बार बार, वो सब ये बोलेगा भैया हम बम बम है। और रिस्पांस टाइम जो है, यानी कि कितना जल्दी ये एनर्जी डंप करना शुरू कर सकता है, वो बहुत बढ़िया है। उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा होगा कि हर्ट्ज स्टेबलाइजर के तौर पे यूज़ किया जाता है। जो आप लोग ऑस्ट्रेलिया में सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में इतना बड़ा बैटरी बैंक बनाया टेस्ला, इतना हल्ला हुआ था, वो था क्या? बैटरी बैंक था।
हाँ भी और नहीं भी। लेकिन उसे एनर्जी स्टोरेज के तौर पे नहीं बनाया गया था, उसे बनाया गया था ग्रिड स्टेबलाइजेशन के लिए। यानी कि उनका ग्रिड में जब एनर्जी आप ड्रॉ करते हो ग्रिड से, तो होता क्या है, मैग्नेटिकली हर चीज़ कपल है। यानी कि आप बिजली कहाँ से निकालते हो, प्लग से निकालते हो। प्लग कहाँ से निकालता है, अपने आपके बगल के ट्रांसफार्मर से निकलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, मैग्नेटिकली कपल करता है उसे हाई साइड से, हाई साइड से वो चूसता है। हाई साइड कहाँ से चूसता है, वो सब स्टेशन का लो साइड से चूसता है। ऐसे ऐसे करंट चूसते चूसते चलिए तो आता है आप जनरेटर पे। जनरेटर अब स्लो होने लगता है, आप उसे एनर्जी निकाल रहे हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट डिस्ट्रॉयड। अब मान लीजिए जनरेटर ऑलरेडी पीक पावर पे है कि भैया हम इतना ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम ऑलरेडी पीक पे चल रहे हैं, मेरे पास और थ्रॉटल नहीं खुल बचा हुआ है हमको बढ़ाने के लिए। तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, या तो उसे कट करो या तो फ्रीक्वेंसी घटने दे दो। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार फ्रीक्वेंसी घट जा रहा था, गंदा हो जा रहा था। वो नहीं चलेगा, सोवियत यूनियन का ज़माना नहीं कि फ्रीक्वेंसी हुलुलुलु होता रहे। तो अब हो गया कि भैया क्या किया जाए। उस टाइम वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बैटरी बोलता है हम एनर्जी डाल देते हैं एक्सेस, बस वो उतना ही सर्ज जो है वो सर्ज को संभाल दे रहा था और ग्रिड स्टेबलाइज होने लगा। यानी कि जो 50 हर्ट्स है शायद, 50 हर्ट्स एग्जैक्टली 50 है, 60 हो तो एग्जैक्ट 60 पे वो रुका रहेगा, अप डाउन ज़्यादा होने नहीं देगा। ये बहुत फ़ायदा कर रही है, मतलब समझिए ग्रिड को थोड़ा सा सांस दे रहा है। थोड़ा सा अप डाउन के चलते आपको जनरेटर कट, और गलती से भी मेन पीक लोड के टाइम में जनरेटर कट हुआ, क्योंकि एक एक जनरेटर आराम से 500 मेगावाट के होते हैं, 500 मेगावाट आप पुफ कर दिए ग्रिड से पीक के टाइम में, तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हर्ट्ज स्टेबलाइजेशन के तौर पे ये यूज़ कर रहा है। एनर्जी स्टोरेज उस तरह का नहीं है, ये बस समझिए कि कई घंटों में चार्ज होता है, और एक झटका है, धड़ाक से डंप किया एनर्जी, संभाल दिया उसको, फिर बोला ठीक है, फिर हम धीरे धीरे चार्ज हो रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट एक कैपेसिटर से काम कर रहा है। और ये तो हो गया बड़े स्केल पे बात कर रहे हैं। छोटे स्केल में अगर आप बात करें, जैसे आप नेपाल का एग्जांपल ले लो, तो नेपाल इतना पहाड़ी एरिया है, कुछ कुछ जगह पे बम बम सोलर है लेकिन ग्रिड से जोड़ नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ जगह पे बम बम विंड है, ग्रिड से नहीं जोड़ पा रहे हैं क्योंकि पोल महंगा पड़ता है। और कुछ कुछ जगह माइक्रो हाइड्रो डैम्स बना सकते हैं, बम बम पावर है, ग्रिड से नहीं जुड़ा है। तो वो सब जगह पे अगर आप इस तरह के बैंक्स लगाते हैं जो कि मतलब एक ट्रक के पीछे ले जाया जा सकता है, 1 मेगावाट आवर से ज़्यादा की आप कैरी कर सकते हैं, वहाँ पे आप आइलैंड ग्रिड बना सकते हैं। यानी कि जितने भी एनर्जी सोर्सेज, कभी भी एक पे नहीं चलना है, सोलर लीजिए, विंड ले लीजिए, हाइड्रो ले लीजिए, सबको जोड़िए, सबको जोड़ के बैटरी में डालिए और बैटरी से कस्टमर को आउटपुट दीजिए। आपके पास आराम से मतलब एक आइलैंड ग्रिड बन जाता है कि ये ग्रिड है, यहाँ पे मेरा सारा चीज़ चल रहा है जब तक ओवरलोड नहीं होता। और ओवरलोड होने पे ये सब सिस्टम ऐसा आप बना सकते हो कि भैया नॉन क्रिटिकल लोड को पहले काटते जाओ। जहाँ जैसे कि हॉस्पिटल है वो क्रिटिकल लोड में रहेगा, भैया ऐसे नहीं काटना है। तो फिर नॉन क्रिटिकल होगा कि भैया ये पार्क उर्क है, यहाँ पे कम कर दो। ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन किया जाता है। आपके सब स्टेशन में भी यही किया जाता है। तो जैसे कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो उसका लोड को अलग रखा जाएगा, वैसे कोई फैक्ट्री है उसे अलग लोड पे रखा जाता है। ये सेट किया जाता है, कुछ भी हो जाए आपका हॉस्पिटल सबको हाई प्रायोरिटी दिया जाता है, सरकारी को देते हैं। और या तो बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है, आप इतना पे कर रहे हो तो आपको दिया जा सकता है हाई प्रायोरिटी। तो वो सब किया जाता है कि लोड पड़ने पे बंद, मतलब नॉन क्रिटिकल लोड बन रहा है। जैसे कोई थीम पार्क चल रहा है, मॉल चल रहा है और उसके बगल में हॉस्पिटल है, आप देखोगे मॉल की लाइट कटेगी, उस हॉस्पिटल का नहीं कटने दिया जाएगा। तो ये सब करके आप आइलैंड चला सकते हो कि जहाँ पे मतलब आप ग्रिड नहीं जोड़ सकते, आप सही में आइलैंड में हो, वहाँ पे भी ये सब कर सकते हैं। दूसरा एक बात हो गया कि जो हमारे इतना ईवी बैटरी बनाए जा रहे हैं उसका करेंगे क्या, क्योंकि जब वो गाड़ी से निकाला जाएगा, ऐसा नहीं होता कि वो डेड हो जाता है। गाड़ी से निकालने से मतलब टाइम में उसका पीक परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है कि वो कितना ऊम्फ दे पाता है, वो खत्म हो जाता है। कैपेसिटी उतनी नहीं घटती है और ना ही टोटल मतलब ये टोटल इंड्योरेंस घटता है कि कितना वॉट आवर दे पा रहा था वो अभी भी उतना ही रहेगा। बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है, लॉस होता है, बहुत नहीं होता है। वो बस गाड़ी का परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है इसलिए उसे हटाया जाता है। तो उस टाइम में इस तरह का एनर्जी स्टोरेज के तौर पे आप आराम से पचा सकते हैं कि भैया हमारे देश में गाड़ी का बैटरी बनता है, जब गाड़ी से यूज़ हो जाता है 10 साल के बाद जब उसे निकाला जाता है, आराम से हम इस पे लगा के धीरे धीरे मतलब ये सब कर लेते हैं। ये सस्ता भी रहता है, सेकेंड लाइफ भी दे देता है। तो स्मॉल स्केल पे गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ और गाड़ी आगे बढ़ रहा है। अब अगर तो वो तो छोटा बात हो गया, थोड़ा बड़ा बात करते हैं, लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल पे सिर्फ एक ही टेक्नोलॉजी है जो एक्चुअली कर सकती है, उसे हम लोग कहते हैं क्लोज लूप पम्प्ड हाइड्रो। अब क्लोज लूप का क्या मतलब, क्लोज लूप का मतलब होगा कि इसे खुला पानी का बॉडी से नहीं जोड़ा गया है। आप जोड़ सकते हैं क्लोज लूप में, जनरली अगर आप समुद्र से जोड़ रहे हैं तो भी उसे क्लोज लूप ही कहता है, समुद्र को पानी खत्म है। नदी से जोड़ रहे हैं तो दिक्कत है क्योंकि नदी सूख जाता है। तो क्लोज लूप पम्प्ड हाइड्रो होता है कि यानी कि दो रिजर्वायर है जिसमें आप पानी रखते हो, जब चार्जिंग के टाइम में नीचे वाले को ऊपर पंप करते हो, डिस्चार्जिंग के टाइम ऊपर वाले को नीचे आने देते हो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आप एनर्जी स्टोर करो, ना कि केमिकल एनर्जी पे। तो ये काम करता है। तो ये टेक्नोलॉजी इंसानियत कब बनाया था? सबसे पहला 1905 के आसपास में बनाया गया है और 1930 से ये प्रोडक्शन में है, यानी कि बनाए जा रहे हैं। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। और जब न्यूक्लियर एनर्जी का बोलबाला था अराउंड 1970s के आसपास में कि सब लोग न्यूक्लियर करेंगे, उस टाइम इसको फिर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था। कारण ये था कि न्यूक्लियर का बना, आपको पता है कि उसका थ्रॉटल बहुत खराब होता है, उसे बेस लोड पे चलना है, थोड़ा सा अप डाउन कर सकता है, ज़्यादा नहीं कर सकता। तो उसमें यह था कि भैया
या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा बनाओ ताकि वो सब किसी को दिक्कत ये कुछ भी हो जाने पे दिक्कत ना हो। लेकिन तब उसमें दिक्कत होगी कि बहुत ज़्यादा टाइम ओवर प्रोडक्शन होगा उसका, आप क्या करोगे? तो वहाँ पे हिसाब रखिए, कुछ ही पावर प्लांट बनाओ, बेस लोड से थोड़ा-सा ऊपर रखो, थोड़ा-सा बफर रखो और जब ओवर प्रोडक्शन होगा, ये सब चार्ज कर देंगे। जहाँ पे जैसे वो पीक समर टाइम है, अगर खूब लोड पड़ने वाला दोपहर में, उस टाइम में इसे डिस्चार्ज करके हम पीक संभाल लेंगे और जब रात को ओवर प्रोडक्शन होने लगेगा तब एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे। रात को एब्ज़ॉर्ब करेंगे, दिन में डंप करेंगे, एब्ज़ॉर्ब, डंप। ये सिस्टम 1930 से बनाया जा रहा है और 1970 में एकदम मतलब धड़ाधड़ के सब लोग कूदे कि भैया ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, इस पे इससे और न्यूक्लियर की शादी बहुत बढ़िया से हो जाएगी और आराम से लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और इसका कैपेसिटी कितना था? ये गीगावाट का पावर भी दे सकता है, यानी कि 100 मेगावाट से लेके आराम से 1000 मेगावाट का डंप से लेके आराम से 4 से 5 गीगावाट तक डंप दे सकता है। यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी कि ये इतना पावर रखता है कि बड़े-बड़े शहर को भैया हम सँभाल लेंगे कुछ देर के लिए। पावर बहुत रखता है और कैपेसिटी कितनी होता है, कितना देर वो दे पाता है, वो भी गीगावाट आवर में आता है। यानी कि आप आराम से मतलब अगर पीक सिटीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये आराम से बड़े-बड़े शहर को चला देगा कुछ घंटे के लिए और मीडियम टियर 2 सिटीज़ के बारे में, टियर 3 में तो बोले भाई बट टियर 2-3 को ये सँभाल लेगा कंटिन्यूअसली कि भैया चलने दो आप, टेंशन नहीं है। और इसमें कोई लाइफ लिमिटिंग केमिस्ट्री नहीं होती है। यानी कि जो आप 1930 बनाया वो अभी भी चल रहा है। जब तक आप उसे मेंटेन कर रहे हो, जब तक उस और रहा बात ये फिक्स्ड लोडिंग है, स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि बाढ़ आ रहा है तो बहुत लोड पड़ रहा है, सेडिमेंट आ रहा है, ये सब एकदम सिंपल, चिल है। वो बहुत लंबा चलता है, जब तक आप मेंटेन कर रहे हो, आप यूज़ करते रहो, सेंचुरी तक यूज़ कर सकते हो। इसीलिए क्लोज़ लूप के बारे में बात करें ताकि इकोसिस्टम डैमेज ना हो और स्ट्रक्चर पे लोडिंग भी बहुत कम होता है। इकोस और वो जो बोलते हैं इकोलॉजी को हार्म जो है एकदम मिनिमल करता है। तो कितना चाहिए होगा एक देश को सँभालने के लिए? जैसे इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो इंडिया अगर विंड पे कूद पड़ता है, सोलर पे कूदा, सोलर में तो अभी हम लोग उस जगह पहुँच रहे हैं कि भैया दिन में बंद करना पड़ रहा है पावर प्लांट। तो अगर हम लोग कूद पड़े कि भैया बम-बम लगाओ सोलर, बम-बम लगाओ विंड, विंड जो है, विंड का एनर्जी और जब सोलर पीक प्रोडक्शन करेगा, ये अब्ज़ॉर्ब करेगा। जहाँ शाम का टाइम में ओवरलोड नहीं होगा, वो बोले भैया हम सँभाल देते हैं ना, बस आराम से करेगा। तो मतलब 100 से 500 पीस तक चाहिए आपको एक देश को सँभालने के लिए। ये अमेरिका का एक डिज़ाइन है, बहुत यूनिक डिज़ाइन मुझे लगा। समुद्र के बगल में, वो समुद्र से ही सीधा जोड़ दिया है। बोला कि पानी लाए, रिज़र्वॉयर करें, वो करें। चाइना भी खूब इस पे पैसा डाल रहा है, मतलब आँख बूंद करके पानी की तरफ पैसा बहा रहा है। 20 गीगावाट आवर की कैपेसिटी रखे हुए हैं। 20 गीगावाट आवर, मतलब कि सर चल रहा है। जी चल रहा है जी, मतलब छोटा-छोटा, मतलब पूरा एक सेक्टर को जी चल रहा है, लोड मत लो। तो ये इकलौता चीज़ है जो लार्ज स्केल पे काम कर सकता है और ये सब चूँकि हम लोग बना चुके हैं, एक्सपीरियंस बोले ना, आदम ज़माने की टेक्नोलॉजी, 1930 की टेक्नोलॉजी है, पता है सबको। और रहा बात, अब तो मोटर्स पहले होता था कि पंप अलग स्टेशन होता था और टरबाइन स्टेशन अलग होता था, दोनों की ज्योमेट्री ठीक से हम लोग नहीं ऑप्टिमाइज़ किए थे। अब ऐसा हो गया कि एक ही पंप से आप काम कर सकते हो, पंपिंग भी कर सकते हो, उसी से जनरेटर भी कर सकते हो। और रहा बात कि अब ब्रशलेस डिज़ाइन भी आ गया है और एफिशिएंट हो गया है। पंप्स के डिज़ाइन, वेन स्ट्रक्चर, हाँ, बस इसका समझिए रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है। ये करीब-करीब 8 से 10 मिनट लगता है इसे स्विच करने में कि हम पंप कर रहे हैं, अच्छा हो गया, बंद करो, डिस्चार्ज करना शुरू करो, 8 मिनट तक आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल है रियल वर्ल्ड में बनाया जा चुका है, लोग इस पे टूट पड़े हैं। और इसी यही इकलौता चीज़ है जिसको स्केल कर, सब लोग ना कौन टेक्नोलॉजी चाहिए, कौन टेक्नोलॉजी, ये ले लो ना भाई, है बना के रख चुके हैं सर, टेस्टेड है। तो अब बात करते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे समझिए कि 100% रिन्यूएबल ग्रिड जो है, वो पॉसिबल है। और रहा बाकी जो मैं बार-बार बता रहा हूँ कि 10% हो गया 2022 में, वो बड़ी बात इसलिए है ना कि ये पहली बार है कि इंसानियत का पावर ड्रॉ, कि कितना इंसानियत खा रहा है एनर्जी, वो ऊपर जा रहा है। लेकिन उसका प्रदूषण उस हिसाब से ऊपर नहीं जा रहा है। प्रदूषण अभी भी जा रहा है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? भैया हम लोग ज़्यादा रिन्यूएबल से निकाल रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि फॉसल फ्यूल का एनर्जी प्रोडक्शन में, मैं क्लियर कर रहा हूँ, एनर्जी प्रोडक्शन पे मैं फोकस कर रहा हूँ। एनर्जी प्रोडक्शन पे आप देखोगे कि एक्चुअली वो घट रहा है और हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट और कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? वो गैप कहाँ से आ जा रहा है? वही है रिन्यूएबल का बात। और वही बोला कि ये सुन के आपको उतना इंटरेस्टिंग है, वो 10% है। 10% अगर आप कुछ साल पहले किसी को भी बेचते, वो नहीं खरीदता, नहीं मानता। आप लोग खुद ही देखिए, न्यूज़ चैनल्स देखिए, एंकर्स देखिए, पॉडकास्ट देखिए। अराउंड 2010 के आसपास में सब लोग क्या बोल रहे थे? विंड एंड सोलर इज गुड बट लाइक इट कैन नॉट एक्चुअली प्रोवाइड द पावर। सबको वही बोल रहा था। उसी टाइम फ्यूजन का जो भूत चढ़ा था सबको, क्योंकि सबको था कि विंड और सोलर उतना ऊपर नहीं जा सकता। चला गया, प्रूफ कर चुका है। और रहा बात कि क्या अभी आप 100% रिन्यूएबल बना सकते हैं? बना सकते हैं, बस पैसे की बात है। अब रहा बात कि क्या पैसा आएगा, क्योंकि मैं मतलब लोगों को बैंकरप्ट करके करने की बात नहीं है, पैसा है इसमें, हाँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्यूल कॉस्ट बढ़े जा रहा है। आप कुछ भी हिसाब लगाइए, ये आपका
कोल का दाम देखिए, आप न्यूक्लियर का दाम, न्यूक्लियर तो भागते जाता है और मतलब कोल के कंपेयर में देखिए, कोल सबसे ज़्यादा बेस माना जाता है। कोल का दाम बढ़ते जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई भी खदान जो है अनंत नहीं होता है, और जैसे खदान का जो ईज़ी टू गेट एरिया कवर कर लेते हैं, हार्ड टू गेट एरिया दाम बढ़ाने लगता है, और बारिश हो गया तो भगवान बचाए। इंडिया में तो अभी हुआ ही था कुछ ही साल पहले, तो ये समझ रहे हैं। अब उस टाइम में देखिए सोलर कहाँ से, 2010 की बात कर रहे हैं, सोलर स्टार्ट हुआ था करीब 378 डॉलर लग जाता था 1 मेगावाट आवर निकालने के लिए। आज वो 68 हो गया है। ये 10 साल की बात ये कर रहे हैं। तब से इतना स्पीड से ये ड्रॉप किया। कोल का दाम तो नहीं घटा, पेट्रोल का दाम नहीं घटा, गैस का दाम नहीं घटा, सोलर इकलौता है जिसका दाम घट गया, विंड का दाम है घट गया। तो ये मैथमेटिक्स लिए दिखा चुका है। बोल रहे हैं ना कि पिछले 20 साल का डेटा आप लेते हो 2000 से 2020 का, वो सीधा बोल रहा है सोलर और विंड कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, गया पास्ट टेंस हो गया सर, गाड़ी खुल गई है। इस पे अब लोग कर ही रहे हैं, जितने भी नए प्लांट्स बन रहे हैं आधा से ज़्यादा या तो सोलर हो रहा है या तो विंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी सब महंगा है, लुट लेगा। तो राइजिंग फ्यूल कॉस्ट की कोई जब देखो तब ओपेक बोलता है कि हम तेल का दाम बढ़ा देंगे। अब इंडिया का बैंड बजना शुरू हो जाता है कि भैया आप जब देखो दाम बढ़ा रहे हो, वेदर खराब हो जाता है तो ये माइनर्स के बैंड बजने लगती है, तो हमारा देश में बिजली कटने लगता है। तो ये सब के कारण फ्यूल से सबकी बैंड बज रही है। इसमें ना आप कोई डिस्कशन करना ना हमें करना है। कभी कभी पुतिन जी का मूड हो जाता है कि हम बूम बम बड़ीम करेंगे सर, अब दाम बढ़ने लगता है हर चीज़ का। तो वही होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप देश चलाना चाहते हैं, कभी भी ऐसा चीज़ पे आप नहीं रहना चाहोगे जो दूसरे कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आपका मित्र ही क्यों ना हो। कि भैया तुम कंट्रोल मत करो, तुम मित्र हो अच्छी बात है, बल्ले बल्ले, लेकिन कंट्रोल जी ना कंट्रोल नहीं। तो ना तो किसी को ओपेक से प्यार करना है, ना तो पुतिन से शादी करनी है। सबको एक भैया आप अपने पास रहो सर। ये जो अभी रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ है, ये पूरी दुनिया को बता रही है। चाहे वो चाइना बिच स्लैप जो किया, पुतिन बिच स्लैप किया, ओपेक बिच स्लैप किया, ये सबको बता रही है भैया ये लोग पे लॉन्ग टर्म पे हम नहीं चल सकते। लॉन्ग टर्म पे अपने पैर पे चलना है। ये सब है, आप आओ साथ में, अच्छी बात है। नहीं आते हो कोई बात नहीं है सर, हम आपके पीछे जाएंगे नहीं। तो रिन्यूएबल्स वो दे देता है। यूरोप का जो इतना बड़ा बिचलैप हुआ, वो लोग अब कूद गए हैं कि भाई अब बोल रहे ये महंगा है, ऑब्वियसली महंगा है, लेकिन उससे ज़्यादा महंगा ये है। तो कॉन्टेक्स्ट देखिए कि सोलर ये फ्री नहीं है, ये बात एकदम सही है, लेकिन कोल से तो सस्ता है। और जो ऑयल का दाम जो भागा, गैस का दाम, माय गॉड, गैस का दाम देखिए आप पिछले 5 साल में क्या स्पाइक मारा था 2020 में, 2020 बोल रहा हूँ, 2021 के आसपास में। वो भूल गया मैं यार युद्ध को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, स्पाइक मारा था, माय गॉड। तो सबको वही हो रहा है। अब रहा बात की ओवर कैपेसिटी बनाना पड़ेगा, ये बात फैक्चुअल है कि हम लोग को जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा विंड फार्म डालना होगा, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा सोलर डालना होगा, ये बात फैक्चुअली ट्रू है। और ये बात कर रहा हूँ जब आप ये डाल दो उसके बाद भी, पम्प्ड हाइड्रो डाल दो, बैटरीज डाल दो उसके बाद भी, या जब तक कोई बहुत चीप, बहुत लार्ज स्केल का बैटरी सिस्टम नहीं बन जाता, तब तक तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन ये उतना दर्द नहीं करेगा। ऐसा क्यों नहीं दर्द करेगा, क्यों नहीं हर्ट करेगा? क्योंकि वो सस्ता है ना सर। आपको कोई बोलता है सस्ता चीज़ है और डाल दो, आप डाल सकते हो। कोई बोलता है ये महंगा चीज़ है, डालो, नहीं डालोगे ना। तो लॉजिक वही होती है कि आने वाले टाइम में फिक्स है कि हम लोग को रिन्यूएबल्स में ही जाना है। और हिस्ट्री बता रही है, हिस्ट्री एज इन लाइक पास्ट 10 ईयर्स बता रहा है, और आने वाले जितने प्रोजेक्टेड मैथमेटिक्स है सब बोल रहे हैं भैया यही रास्ता पे जाना ही पड़ेगा। नहीं तो जब भी देखो तब ओपेक बोलेगा कि हम दाम बढ़ा देंगे, जब देखो तब पुतिन दाम बढ़ा देगा, हम लोग लटके जाएंगे। तो इसीलिए ये गाड़ी सॉर्टेड है। एनर्जी स्टोरेज के मामले में इतना ज़्यादा मत फोकस कीजिए, क्योंकि है पम्प्ड हाइड्रो है ऑलरेडी, और केमिकल बैटरीज भी, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टेबलाइजेशन और स्मॉल कम्युनिटीज़ के लिए तो अभी गाड़ी सॉल्व कर देगी सर, टेंशन ही नहीं लेना है। और हो रही है, अगर आप सर्च करोगे आपको 4-5 स्टोरीज मिल जाएंगी कि ये आइलैंड था, डीजल पे चल रहे थे, आराम से सोलर लगाए, बैटरी लगाए, थोड़ा मोड़ा विंड लगा दिए, थोड़ा सा वेव पावर लगा दिए, खत्म सर, खत्म, टेंशन ही। हाँ, जनरेटर अभी भी रखे हुए हैं जस्ट इन केस किसी दिन मेंटेनेंस डाउन टाइम या कुछ करना है तो करें, लेकिन वो हो गया खत्म। ये पॉसिबल हो गया है आज के टाइम में। तो एकदम मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि आराम से हम लोग रिन्यूएबल पे एनर्जी अपना चला जाएंगे, और चल ही जाएंगे। बस वही देश स्मार्ट होगा जो जल्दी कर लेता है, क्योंकि अभी सब चीज़ का दाम ठीक है। दाम बहुत बढ़े, बहुत दर्द हो, तब सोचिए ना आपकी कैसी बैंड बजेगी। जो अभी कर रहा है उसको थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तेल थोड़ा बढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, थोड़ा सा ही दर्द हो पैसा। उस टाइम सोचिए क्या होगा कि तेल डबल दाम है, डबल पैसा इधर दो और उतना ही पैसा इधर भी दो, ताकि आप रिन्यूएबल्स पे इन्वेस्ट कर सको। तो अभी रिन्यूएबल पे इन्वेस्ट करने वाली कंट्री आगे आराम से पार्टी मनाएगी। जो अभी लेट कर रहे हैं कि देखते हैं बाद में, उनकी बैंड बज जाएगी, क्योंकि उस टाइम फ्यूल भी बढ़ा रहेगा। क्या पावर काट के थोड़े आप रिन्यूएबल्स डाल सकते हो, रिन्यूएबल्स आपको साथ में डालना पड़ेगा, तो बैंड बज जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एनर्जी स्टोरेज वाले साइड को थोड़ा फोकस में लाने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।